हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बाइट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिल्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिजिटल फिल्टर के बारे में पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था रिकर्सिव सिस्टम एंड नॉन रिकर्सिव। एंड देन हमारा फाइनली टॉपिक था वो था कैनोनिक एंड नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर। तो ये सारे चीज़ों को मैंने डिटेल में कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग इस वीडियो में पहली बार आए हो, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो देख सकते हो। ओके, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिल्टर। और हम लोग कौन सा फिल्टर पढ़ रहे हैं? डिजिटल फिल्टर। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि डिजिटल फिल्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं हमारा। एक होता है FIR, दूसरा होता है IIR। FIR मतलब फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। और IIR से आपको समझ आ गया होगा, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, अब ये समझने से पहले, मतलब फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स या इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स समझने से पहले कुछ की टर्म है उसको पहले समझो, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक टर्म आ रहा है, वो क्या है? इम्पल्स, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक तरीके का सिग्नल होता है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। इसको हम लोग बेसिकली यूनिट इम्पल्स से कंसिडर्ड करते हैं, क्योंकि जो इसकी एम्पलीट्यूड होती है इस पर्टिकुलर सिग्नल की, वो 1 के बराबर होती है। मतलब जो हमारा सिग्नल है उसके जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो यह जो है एक तरीके का स्पेसिफिक सिग्नल है जिसको थियोरेटिकल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सिग्नल्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है। इस वजह से इसका यूज फिल्टर के, मतलब ये कह लो जो सिस्टम है हमारा फिल्टर का, उसके बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। मेनली इसका जो यूज होता है वो कैलकुलेशन में होता है, जिससे हम पता कर पाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है फिल्टर का वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या फिर किस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहा है। तो जब हम यूनिट इम्पल्स हमारे इनपुट सिग्नल में ऐड करते हैं, तब जो हमें आउटपुट पे रिएक्शन मिलता है फिल्टर का, उसे ही हम क्या कहते हैं? इम्पल्स रेस्पॉन्स। मतलब इम्पल्स के वजह से जो हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? इम्पल्स रेस्पॉन्स। जो कहाँ आपको देखने को मिलता है? आउटपुट पे, ठीक है। तो इससे ये पता किया जाता है कि जो हमारा सिस्टम है फिल्टर का वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मतलब अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी से, मतलब आपका जो आउटपुट है उसमें बहुत आपका जल्दी रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब जो आपका रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, वो क्या है? बहुत फास्ट है। और अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो सस्टेन कर रहा है, स्लो है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका फिल्टर है, जो सिस्टम है फिल्टर का, वो क्या है? स्लो है, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है, यूनिट इम्पल्स जो होता है, ये एक तरीके का क्या है? स्पेसिफिक तरीके का सिग्नल है जिसको इनपुट सिग्नल में एम्प्लॉयड किया, मतलब अप्लाई किया जाता है फिल्टर के सिस्टम को समझने के लिए। मतलब फिल्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है। तो मतलब सिस्टम, फिल्टर ऑफ सिस्टम की एनालाइसिंग के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए कौन हेल्प में आता है? हमारा यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके, अब यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। किसमें होगा हमारा सिग्नल? टाइम डोमेन में, ठीक है। तो ये हमारा जो सिग्नल है जिसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? सिग्नल नहीं, सॉरी, ये जो फंक्शन है हमारा वो, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डायरेक्ट DIRAC डेल्टा फंक्शन से, जो किसमें है? हमारा टाइम डोमेन में, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है, ये अगर टी का वैल्यू जीरो नहीं है, टी का अगर वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमारा जो इस फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और अगर हमारा टी का वैल्यू जीरो है तो हम कहते हैं कि जो हमारा स्पाइक्स है वो क्या है? इन्फिनिटी है। मतलब ये समझो ना कि आप अपने सिग्नल में सम स्पाइक्स ऐड करते हो ये देखने के लिए कि जब आप कोई आर्बिट्री सिग्नल इनपुट करोगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा। सिंपल आपको प्रिडिक्शन करना होता है कि हमको अगर सिग्नल दे रहा है फिल्टर में तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये कन्वेंशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो यूनिट इम्पल्स का इस्तेमाल किसी भी सिस्टम या फिल्टर का रिस्पांस मेजर करने के लिए होता है। और जब हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल को किसी भी सिस्टम में ऐड ऑन करते हैं, तो जो सिस्टम का जो आउटपुट होता है वही हमारा क्या होता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स। मतलब इम्पल्स की वजह से जो रिस्पॉन्स हमें आउटपुट में मिल रहा है वो हमारा क्या होगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
अब हमारा टर्म है फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, और इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर हमें आउटपुट पे इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब जो हमारा आउटपुट है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि हमारा जो फिल्टर है वो किस टाइप का है, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। और अगर हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या है, फाइनाइट इनपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे, सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर मैंने एक आपको डायग्राम से समझाया है FIR और IIR, उसको आप लोग समझो। ठीक है, उसको तब तक मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन क्लियर हो। ठीक है, तो जो हमारा फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, फाइनाइट होता है, मतलब फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा IIR है वो क्या है, इनफाइनाइट, इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए इसमें जो वैल्यूज होती है वो इनफाइनाइट वैल्यू तक जा सकती है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक जाएगा। लेकिन जो हमारा FIR फिल्टर है, इसका जो रिस्पॉन्स है ये कुछ फाइनाइट ड्यूरेशन तक ही जाएगा। क्यों, अब वो मैं बताती हूँ। तो जो हमारा FIR फिल्टर है, FIR फिल्टर, इसका जो आउटपुट होगा वो अपने करंट इनपुट पे प्लस अपने जितने करंट अपने जितने पास्ट इनपुट वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अपने सारे पास्ट इनपुट वैल्यू, इसको आउटपुट से मतलब नहीं होता। मैंने आपको एक रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट समझाया था पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था जो हमारा रिकर्सिव सिस्टम होता है उसमें जो उसका आउटपुट होता है वो अपने करंट इनपुट पे प्लस अपने सारे पास्ट इनपुट वैल्यू पे और इसके अलावा अपने सारे पास्ट आउटपुट वैल्यू पे डिपेंड होता है। मतलब जो हमारा आउटपुट वैल्यू होगा वो अपने पास्ट आउटपुट वैल्यू से भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन नॉन रिकर्सिव में ऐसा नहीं था। नॉन रिकर्सिव में उसको अपने पास्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता था, मतलब आउटपुट पास्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता था। उसको सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब होता था, करंट इनपुट से और अपने पास्ट इनपुट वैल्यू से, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ इनपुट वैल्यू से मतलब होता था। इनपुट वैल्यू में उसका करंट इनपुट वैल्यू होता था और पास्ट इनपुट वैल्यू होता था। लेकिन जो हमारा नॉन रिकर्सिव था, नॉन रिकर्सिव को अपने आउटपुट से भी मतलब था और अपने इनपुट से भी। आउटपुट में उसके सारे पास्ट आउटपुट वैल्यू होते थे और इनपुट वैल्यू में उसके करंट इनपुट वैल्यू और प्लस उनके सारे पास्ट इनपुट वैल्यू होते थे। ठीक है, तो जो FIR है ना, ये नॉन रिकर्सिव ऑपरेशन को फॉलो करता है। मतलब इसका जो करंट, इसका जो आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने करंट इनपुट वैल्यू और अपने जो भी पास्ट इनपुट वैल्यू है उस पर डिफाइन होगा, उस पर परसिस्ट होगा, उस पर ये रिलाई करेगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, कुछ फाइनाइट पास्ट इनपुट वैल्यू होते हैं। इस वजह से जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स आता है मतलब अपने सिग्नल का, वो क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। जो पास्ट इनपुट वैल्यू है उसका वो लिया जाता है, मतलब कुछ फाइनाइट पास्ट इनपुट वैल्यू को कंसिडर्ड किया जाता है एंड उसको करंट इनपुट के साथ सम करके हमें हमारा क्या निकलता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकलता है, जो क्या होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू तक परसिस्ट करता है, इस वजह से ये हमारा जो रिस्पॉन्स है, ये जो फिल्टर है उसको डिजाइन करना, उसको एनालिसिस करना, इसके सिस्टम के बिहेवियर को समझना थोड़ा सा आसान होता है इन कंपैरिजन IIR। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना, IIR मतलब इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जिसका जो आउटपुट है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है वो समझते हैं। ओके, सबसे पहले इसको मैं रब कर लूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने भी बताया था IIR जो है वो किसको फॉलो करता है, रिकर्सिव ऑपरेशन को। ठीक है, रिकर्सिव फिल्टर रिकर्सिव सिस्टम को फॉलो करता है। जो मैंने बताया था ऐसा सिस्टम जो किसके साथ आता है, फीडबैक के साथ आता है, फीडबैक मैकेनिज्म के साथ आता है। मतलब जो सिस्टम होगा उसका जो आउटपुट होगा वो अपने पास्ट आउटपुट वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। मतलब अपने हर एक नेक्स्ट आउटपुट के लिए वो उसका जो करंट, उसका जो पास्ट आउटपुट है वो उसका क्या बन जाएगा, इनपुट वैल्यू बन जाएगा।
मतलब ये समझो, सिंपल शब्द में समझो कि जो हमारा करंट आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगा, अपने सारे पास्ट आउटपुट वैल्यू पे प्लस अपने करंट इनपुट वैल्यू पे प्लस अपने पास्ट इनपुट वैल्यू पे, ठीक है, इस सब पे डिपेंड करेगा। इस वजह से क्या होगा, हर एक करंट आउटपुट के लिए उसका जो पिछला आउटपुट वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा, उसका इनपुट वैल्यू बन जाएगा। तो वही अब आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा आउटपुट वैल्यू है वो हर एक नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट करंट आउटपुट के लिए वो उसका क्या बन जा रहा है, इनपुट बन जा रहा है। तो यहाँ पर एक आपको लूप देखने को मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं फीडबैक लूप, ठीक है, फीडबैक लूप। मतलब आउटपुट फिर से क्या हो जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप के लिए इनपुट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सम सॉर्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करके देता है। तो इस एनालिसिस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इसके भी बहुत सारे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो हम लोग आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हुई हो। अब मैं इसमें एक दो जो टर्म है ये समझाती हूँ, ठीक है। ये जो XN है ये हमारा क्या है, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल। इसको हम लोग XN से इसलिए डिनोट करते हैं, जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो किसमें है, टाइम डोमेन में, ठीक है। XN कह लो या फिर XT कह लो, फंक्शन ऑफ n या फिर फंक्शन ऑफ t, जो ये डिफाइन करती है जो हमारा सिग्नल है वो किसमें है, टाइम डोमेन में। X ऑफ Z ये क्या बताता है कि हमारा सिग्नल किसमें है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। मतलब फंक्शन ऑफ Z ये बताता है कि जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो किसमें है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। और जब आपका टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी सिग्नल का, तो उसको हम लोग कहते हैं जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, या फिर उसको हम लोग कहते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर लैपलास, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर लैपलास, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई भी सिग्नल टाइम डोमेन में है, इसको जब आप चाह रहे हो कि हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करें, तो इसमें आपको क्या लगाना होता है, ऑपरेटर लगाना होता है, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, लैपलास से, ठीक है। इसको एल एल से कंसिडर किया जाता है। इस पर्टिकुलर सिग्नल पे आप ये ऑपरेटर लगाते हो और ये क्या कर देता है, आपका सिग्नल को दूसरे डोमेन में चेंज कर देता है। इसी को कहते हैं हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म या फिर जेड ट्रांसफॉर्म, ओके। तो वही यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ऊपर में जो भी n की वैल्यू, n के फंक्शन में जो भी है वो क्या है, हमारा टाइम डोमेन, और जो आपको नीचे z के फंक्शन में दिख रहा है वो आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। लेकिन और हमारा जो सिस्टम फिल्टर में जो सिग्नल वर्क होता है, सिग्नल पे जो वर्क होता है वो किस में होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इस वजह से हम ये कंसेप्ट को, लैपलास ट्रांसफॉर्म को, ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ओके। तो अब हम समझते हैं हमारा IIR, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, एक तरीके का सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो इनपुट सिग्नल पर प्रोसेस होता है एंड इसका रिस्पॉन्स जो है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट होता है। अभी मैंने बताया था ना, क्योंकि जो उसका करंट आउटपुट है वो हमेशा नेक्स्ट आउटपुट के लिए क्या बन जाता है, इनपुट वैल्यू बन जाता है। इस वजह से सम सॉर्ट ऑफ क्या क्रिएट हो जाता है, लूप, और ये क्या चलता है, इस वजह से ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक चलता है। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक परसिस्ट करता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम लोग इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। Derive from the fact that when a unit impulse is applied to the system, it response continues indefinitely। मतलब ये कि जब हम किसी भी सिस्टम में अपने यूनिट इम्पल्स को डालते हैं, मतलब जो IIR का जो सिस्टम है, अगर हमने उस पर अपना यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स अप्लाई किया, तो जो हमारा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू रहेगा, परसिस्ट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स देखते हैं। तो कंपोनेंट में क्या क्या होगा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इनपुट सिग्नल होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, आउटपुट सिग्नल होगा। अब हमें रिस्पॉन्स कैसे पता चलेगा, वो कौन डिफाइन करेगा, हमारा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन इज एन इक्वेशन दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट सिग्नल इनटू द आउटपुट सिग्नल। ट्रांसफर फंक्शन हमारा एक तरीके का क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, जिसकी हेल्प से हम ये समझ पाते हैं कि हमारा इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, या फिर हमारा रिस्पॉन्स का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये कौन बताता है हमें, HZ।
तो एच जेड को हम लोग कह सकते हैं कि एच जेड जो होता है ये एक तरीके का मैथमेटिकल इक्वेशन है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल के बराबर होता है। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है कि हमारा सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, हमारा जब हम उस पर कोई भी यूनिट इम्पल्स अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम में तो वो कैसा रिस्पॉन्स हमें मतलब कैसा रिस्पॉन्स हमें दे रहा है। ओके, इसको कैरेक्टराइज किससे किया जाता है, एच जेड से। ये बेसिकली क्या है हमारा, यही तो हमारा वो है इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स को जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हो, जो क्या होता है एच एस होता है, उसको जब आपने क्या किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो वही हमारा क्या बन जाता है एच जेड, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन इन किस में है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन। हियर एक्स जेड क्या है हमारा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल, जेड ट्रांसफॉर्म कह लो या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कह लो, और y भी हमारा क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल, और एच जेड हमारा क्या बताता है, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं वर्किंग। वर्किंग क्या है, तो सबसे पहला अभी हमने पढ़ा था फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि जो आई फिल्टर है उसमें उसके आउटपुट पास्ट वैल्यू भी रिक्वायर्ड होते हैं, इस वजह से उसमें क्या एम्प्लॉय हो जाता है, फीडबैक एम्प्लॉय हो जाता है, विच मीन्स कि जो पास्ट आउटपुट वैल्यू है वो हमारे करंट आउटपुट को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, दिस इंट्रोड्यूसेस ए फॉर्म ऑफ मेमोरी इनटू द सिस्टम। अब क्योंकि हमें हमें हमारे करंट आउटपुट के लिए हमें सारा अपना पास्ट आउटपुट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस सिस्टम में मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, सारे पास्ट वैल्यू इसमें स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन का डिजाइन। उसके अब मैंने बताया था सिस्टम में क्या होते हैं, हमने क्या किया पहले मेमोरी बनाया, उसमें सारा आउटपुट वैल्यू डाला, हमारे पास अब करंट वैल्यू भी है, तो अब हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन। अब हमें ये दिखना है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो डिजाइनिंग द ट्रांसफर फंक्शन क्रूशियल एज इट डिटरमाइन हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्ड, मतलब ये इसका डिजाइनिंग क्रूशियल होता है क्योंकि यह डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो सिस्टम है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, या किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, या फिर वो किस तरीके से रिएक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट आईआईआर फिल्टर डिजाइन जैसे बटरवर्थ, सेबे, फिर इलिप्टिक प्रोवाइड वेरियस अप्रोचेस टू अचीव दिस। तो उन्होंने क्या किया है, हमने वेरियस अप्रोचेस प्रोवाइड किए हैं जिससे वो क्या कर सके, आईआईआर फिल्टर सिस्टम को अचीव कर सके। ठीक है, अब है इसके बाद, क्योंकि मैंने बताया था इसका नेचर क्या होता है, रिकर्सिव होता है, मतलब इसको सारे इनपुट भी वैल्यू चाहिए, सारे आउटपुट भी वैल्यू चाहिए। तो आईआईआर फिल्टर किस पे होता है, रिकर्सिवली ऑपरेट होता है, इम्प्लाइंग मतलब पास्ट आउटपुट वैल्यू कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट वैल्यू। मैंने अभी बताया था जो करंट आउटपुट वैल्यू के लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसके सारे पास्ट आउटपुट वैल्यू। तो ये क्या एक सम सॉर्ट ऑफ क्या बता रहा है हमारा, रिकर्सिव ऑपरेशन बता रहा है। तो आईआईआर जो है वो रिकर्सिवली ऑपरेट होता है, जिसमें जो पास्ट आउटपुट वैल्यू है वो करंट आउटपुट वैल्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस रिजल्ट इन रिलेटिव कम्पैक्ट फिल्टर डिजाइन। अब मैंने बताया था क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप जनरेट हो जाता है, इस वजह से इसको थोड़ा डिजाइन करना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, और ये इसकी जो डिजाइनिंग होती है वो काफी कॉम्पैक्ट होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है कि इसमें ज्यादा पैरामीटर्स का यूज नहीं होता। ठीक है, जो इनपुट और आउटपुट वैल्यू उन्हीं की वजह से हमारा पूरा डिजाइन क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये इस आईआईआर में फीडबैक मैकेनिज्म है, इस वजह से ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, एफिशिएंट होता है। ठीक है, जिसमें कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यू जनरेट हो रहा होता है, तो वहां पर हमारा आईआईआर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद है हमारा डिसएडवांटेज में सबसे पहले आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसकी जो डिजाइनिंग होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो मे फेस स्टेबिलिटी इशू, अगर आपने केयरफुली इसको डिजाइन नहीं किया तो आप स्टेबिलिटी इशू को फेस कर सकते हैं। इसके बाद कैन इंट्रोड्यूस फेज डिस्टॉर्शन, इसके अलावा ये फेज डिस्टॉर्शन भी क्या कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि लगातार जो इसका करंट आउटपुट है वो अगले आउटपुट के लिए क्या होता जा रहा है,
इनपुट वैल्यू होता जा रहा है, इस वजह से लगातार चेंजेस आ रहे हैं और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, इस वजह से सम फेज डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। ओके, इन समरी हम कह सकते हैं कि जो IIR फिल्टर सिस्टम है क्या है, एक सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो क्या एग्जिबिट करती है, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, और ये फीडबैक मैकेनिज्म को यूटिलाइज करती है। व्हाइल दिस फिल्टर आर एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट, अटेंशन मस्ट बी, क्योंकि ये फिल्टर ऐसे भी बहुत इफिशिएंट है और कॉम्पैक्ट है, तो इस वजह से अटेंशन बहुत जरूरी होता है डिजाइन प्रोसेस में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं डायरेक्ट रियलाइजेशन IIR फिल्टर। डायरेक्ट रियलाइजेशन मतलब, अब इसका हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारा जो फिल्टर का अरेंजमेंट है उसका हम क्या देखेंगे, अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, वही तो होता है ना रियलाइजेशन ऑफ फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने आपको बताया कि IIR में क्या होता है, IIR में कि जो हमारा आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगा, अपने करेंट इनपुट पे प्लस अपने सारे पास्ट इनपुट वैल्यू पे। ठीक है, और इसके अलावा वो किस पे डिपेंड करेगा, अपने सारे पास्ट आउटपुट वैल्यू पे। ठीक है, तो हम क्या, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ये करेंट इनपुट हो गया एक्स एन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री, कहाँ तक जाएगा, के वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, एक्स एन माइनस के। ठीक है, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, वाई एन माइनस वन, फिर वाई एन माइनस टू, वाई एन माइनस के तक जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा करंट आउटपुट है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे पास्ट इनपुट आउटपुट वैल्यूज होते हैं, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ समेशन लिख सकते हैं। तो वाई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स एन माइनस के। नहीं लिख सकते कि अगर k का वैल्यू 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एन जो हमारा क्या है इनपुट वैल्यू, और अगर k का वैल्यू 0 नहीं है तो वो क्या कंसिडर करेगा, पास्ट इनपुट वैल्यू को। तो k का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। 0 होगा तब हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट वैल्यू, करेंट इनपुट वैल्यू, और 0 से बड़ा होगा तो वो हमारा क्या कंसिडर्ड होगा, पास्ट इनपुट वैल्यू। तो k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से n तक। n क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ फिल्टर। जितने भी ऑर्डर का आपको फिल्टर डिजाइन करना है वो कौन होगा, हमारा n का वैल्यू 3, 4, 5, 6 जो भी है इंटीजर वैल्यू होगा। और हमारा क्या है, इधर हमने क्या ले लिया, अपना इनपुट वैल्यू ले लिया, अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, आउटपुट वैल्यू, पास्ट आउटपुट वैल्यू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन y n माइनस के लिख सकते हैं। अब n माइनस के का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 0 से नहीं, क्योंकि हम तो करंट आउटपुट निकाल रहे हैं ना, और हमें क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर, पास्ट आउटपुट वैल्यू। तो k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से कहाँ तक जाएगा, n तक। ये भी क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ फिल्टर। n का वैल्यू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ फिल्टर। जरूरी नहीं है कि जो m है, यहाँ पर m मान लो, m कंसिडर करो, तो यहाँ पर m इक्वल टू n ही हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, m जो है छोटा भी हो सकता है या फिर इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा इनपुट वैल्यू है उसका ऑर्डर ऑफ फिल्टर आउटपुट के ऑर्डर ऑफ फिल्टर से छोटा भी हो सकता है या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है। ओके, अब इसमें एक चीज क्या आता है कंसिडर, ये हमने क्या किया, समेशन कर लिया। अब हमारा जो सिग्नल आता है वो किसके साथ आता है, सम कॉफिशिएंट के साथ आता है। कॉफिशिएंट के साथ, कॉफिशिएंट यहाँ क्या डिफाइन कर रहा है, डिले एलिमेंट। आपको मैंने बताया था ना कि जब सिग्नल आता है तो वो सम सॉर्ट ऑफ डिले एलिमेंट्स के साथ आता है, जो ये डिफाइन करता है कि हमारा सिग्नल किस यूनिट से डिले हुआ है, किस यूनिट से शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, सिग्मा के का वैल्यू 0 से n तक, हमने कॉफिशिएंट क्या लिया है, ए के इंटू एक्स एन माइनस के, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट वैल्यू। तो आउटपुट में भी हमारा क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा, जिसको हम लोग बी के से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर k का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, n तक, यहाँ m है, यहाँ पर n तक जाएगा, ये हो जाएगा b के इंटू वाई एन माइनस के।
ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो ये जो आप आउटपुट देखने को आपको मिला है वो किस में है, टाइम डोमेन में। अभी मैंने बताया था ना, वाई एन कह लो या फिर वाई टी कह लो, मतलब जो हमारा सिग्नल आ रहा है वो किस में आ रहा है, टाइम डोमेन में। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ फिल्टर का, वो होता है डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन का। ठीक है, तो डिफरेंस इक्वेशन जो हमें बताता है वो क्या बताता है कि हमारे फिल्टर का ऑर्डर क्या है। तो ये जो के है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो के का जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा, मतलब के का जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा, वो हमें बताएगा कि हमारा फिल्टर का ऑर्डर क्या है। ठीक है, और के का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, एम के बराबर। अभी मैंने बताया था ना के का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से एम तक जाएगा। तो के का जो mth वैल्यू होगा वो बताएगा कि इस फिल्टर का ऑर्डर क्या है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा आउटपुट में भी होगा कि जो के का वैल्यू होगा, जो क्या होगा एन के बराबर, और ये क्या बताएगा इस पर्टिकुलर आउटपुट वैल्यू के लिए हमारा ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने पिछली वीडियो में भी कवर की है। ठीक है, तो आप लोग अगर देखो तो आप मतलब देखना चाहो तो आप वहां जाके देख सकते हो। अब हमको इसका निकालना है, क्योंकि हमें हमारा जो सिग्नल है वो किसमें, टाइम डोमेन में। तो जो सिस्टम में मतलब जब सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो सिग्नल को किसमें चेंज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो सके, आसान हो जाए, सिग्नल के बिहेवियर को समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हम अब इसको किसमें चेंज करेंगे, अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे चेंज हो जाता है, हम इस पे क्या लगाते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आपको हर एक यहाँ पर वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म आपको करना पड़ेगा। तो वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वाई जेड। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म कह लो या फिर लैपलास ऑपरेटर की हेल्प से आप इसको लैपलास ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, जो आपको अल्टीमेटली क्या देगा, ट्रांसफर फंक्शन देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाई एन को जो फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में सिग्नल है उसको हमने किसमें चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, जेड ट्रांसफॉर्म किया। तो वाई एन किसका हो गया, वाई एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म हो गया उसको हम क्या लिखते हैं, वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा सिग्नल क्या है वो देख लो। पहले हमने लिखा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से हमारा कहाँ तक है, एम तक है। ए के वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इस पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स एन माइनस के। मैंने बताया था डिफरेंस इक्वेशन में इसको क्या लिखा जाता है, एन माइनस के फॉर्म में लिखा जाता है। और जब इसका ट्रांसफॉर्म आप करो जेड ट्रांसफॉर्म में, तो इसको जेड टू द पावर -1 में लिखा जाता है, जेड टू द पावर माइनस के, -1 नहीं, एन -1 होता तो जेड टू द पावर -1 होता। एन माइनस के का जो जब आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालो तो क्या होगा, जेड टू द पावर -के। और हमारा यहाँ क्या है, एक्स एन है, तो एक्स एन का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स जेड इंटू जेड टू द पावर -के। ठीक है, अब ये इधर है माइनस वैल्यू। अभी हम आउटपुट के लिए लिखेंगे सिग्मा के इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से एन तक, बी के वैसे ही रहेगा। और हमारा आउटपुट के लिए जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वाई जेड इंटू जेड टू द पावर -के। ओके, अब इसका हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एच जेड निकालना है। एच जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एच जेड इक्वल टू वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स जेड। हमारे पास इधर वाई जेड भी है और एक्स जेड भी है। अब हमें बस इसको कंप्यूट करना है किसमें, वाई जेड टू द एक्स जेड। तो वाई जेड यहाँ भी है और हमारा इधर भी एक वाई जेड है। तो हम इधर जब इस वाई जेड को इधर लेके आएंगे और हम इधर जब वाई जेड को कॉमन ले लिए तो हमारा ये वाई जेड क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं बचा, तो ये हो गया 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस वैल्यू इधर आया है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 एन तक बी के इंटू वाई जेड हमने ऑलरेडी यहाँ कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर -के इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स जेड इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है इस वजह से थोड़ा सा मुझे एक स्टेप बीच में खाना पड़ा। आप लोग आई होप समझ गए होंगे, इतना कैलकुलेशन तो आता होगा। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एक्स जेड इंटू होगा, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, हमने क्या किया, एक्स जेड को बाहर निकाल लिया। इस समीशन से हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ना,
एक्स जेड को इंटू के इज इक्वल टू 0 से हमारा कहाँ तक जाएगा, एम ए के इंटू एक्स जेड हमने बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस के। अब हमारा सिंपल क्या है, वाई जेड बाय एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, क्योंकि हमें निकालना है वाई जेड बाय एक्स जेड, तो वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स जेड को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो टर्म है ये ऊपर आ जाएगा, k इज इक्वल टू 0 से m a के इंटू जेड टू द पावर माइनस के डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस सिग्मा के का वैल्यू 1 से n तक b के इंटू जेड टू द पावर माइनस के। और यही इक्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई होप अब आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि मैंने किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और हमने उसका कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकाला। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि हमारा इनपुट और आउटपुट पे किस तरीके से, अगर हम इनपुट पे कोई भी यूनिट इम्पल्स देके सिस्टम में भेज रहे हैं तो हमें आउटपुट पे उसका क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से सिस्टम को मॉनिटर करने में, मतलब फिल्टर किस तरीके से सिस्टम में काम कर रहा है उसको मॉनिटर करने में कौन हेल्प करता है, हमारा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादातर आपको कंट्रोल सिस्टम हो गया है, सिग्नल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और समझो जो जरूरी है, तो अब आप समझोगे कि एच जेड हम लोग क्यों लिख रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं इसलिए वजह से हम लोग जेड लिख देते हैं, बट अगर आप कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए जाओ तो उसका ट्रांसफर फंक्शन को एच से डिनोट किया जाता है, और अगर आप डिस्क्रीट में जाओ तो वहां पर ट्रांसफर फंक्शन को एच जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक याद रखना, ओके। अब हमारा क्या है, FIR मतलब फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है दैट कंसिडर्ड अ लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ पास्ट इनपुट। मतलब मैंने भी बताया था ना, जो FIR होता है मतलब फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, करेंट इनपुट प्लस पास्ट इनपुट। इसको आउटपुट से मतलब नहीं होता, आउटपुट से इसको मतलब नहीं होता, इसको सिर्फ और सिर्फ इनपुट से मतलब होता है। इनपुट में इसका करंट इनपुट होना चाहिए और कुछ फाइनाइट पास्ट इनपुट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से जो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो आपको फाइनाइट ड्यूरेशन तक देखने को मिलेगा, ओके। तो जो आउटपुट ऑफ एन फिल्टर डिपेंड्स सोनली ऑन प्रेजेंट एंड फाइनाइट नंबर ऑफ पास्ट इनपुट वैल्यू, जो भी मैंने आपको बताया, एंड इट्स रिस्पॉन्स लास्ट फॉर अ फाइनाइट ड्यूरेशन। और इस वजह से इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ही होता है, ठीक है। अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट सिग्नल। तो दिस इज द सिग्नल जो FIR फिल्टर को प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आउटपुट सिग्नल जो FIR फिल्टर आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन आफ्टर, जो फिल्टर के बाद मतलब इनपुट सिग्नल के फिल्टर के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, आउटपुट सिग्नल इस FIR फिल्टर का, ठीक है, जिसको हम लोग किसी डिनोट करेंगे YN से। तो अब हमारा फिल्टर कॉफिशिएंट। तो फिल्टर कॉफिशिएंट क्या होता है, these coefficients define the behavior of FIR filter। ये जो coefficients होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि हमारे FIR फिल्टर का बिहेवियर कैसा है, और ईच कोफिशिएंट रिप्रेजेंटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो इसका हर एक कोफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस स्पेसिफिक पास्ट इनपुट वैल्यू का इन्फ्लुएंस क्या है। अब समझो फिल्टर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी को हटा दिया जाता है, कुछ को रखा जाता है। फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करने के लिए, उसको उसके अंदर पीरियोडिसिटी लाने के लिए फ्रीक्वेंसी में कुछ क्या किया जाता है, शिफ्टिंग की जाती है, या फिर कह लो कुछ डिले ऐड किया जाता है। तो ये सब कौन डिफाइन करता है, हमारा कोफिशिएंट्स, ठीक है। जो इस वजह अभी मैंने बताया था ना ऊपर के इक्वेशन में कोफिशिएंट्स क्यों रिक्वायर है, ठीक है। तो ये बेसिकली फिल्टर का बिहेवियर बताता है, ओके, कि हमारा सिग्नल किस हिसाब से वर्क कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। अब हमारा आता है एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, तो स्टेबिलिटी, क्योंकि जो FIR सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड होता है,
इनपुट में उसका क्या होता है, करंट इनपुट और उसका पास्ट इनपुट, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है, स्पेशली जब इसके कोएफिशिएंट्स वैल्यू क्या हो, रियल हो। अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा एफआईआर सिस्टम क्या है, और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसके बाद ये क्या देता है हमें, लीनियर फेज रिस्पॉन्स। फिल्टर प्रोवाइड्स अ लीनियर फेज रिस्पॉन्स प्रिजर्विंग द शेप ऑफ ए टाइम डोमेन सिग्नल। देखो क्योंकि हमारा जो एफआईआर सिस्टम है उसको आउटपुट से मतलब नहीं होता, इस वजह से ये क्या क्रिएट करता है, लीनियर फेज रिस्पॉन्स हमें क्रिएट करके देता है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, सिग्नल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ठीक है, टाइम डोमेन में। अब है हमारा डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी मैंने बताया था जो एफआईआर फिल्टर है वो क्या है, सिग्निफिकेंट डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करता है, अलाउइंग अचीवमेंट ऑफ डिजायर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अगर हमें जो हमारा डिजायर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को अचीव करना है तो हमें उसके लिए कॉम्प्लेक्स डिजाइन की जरूरत नहीं है, हम एक आसान सा डिजाइन बना सकते हैं। और इसके एफआईआर सिस्टम से आसान डिजाइन बनता है क्योंकि इसमें कोई फीडबैक लूप वगैरह नहीं होता, एक सिंपल डिजाइन होता है और इसको आसानी से समझा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफआईआर सिस्टम है वो क्या एक तरीके का सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम दैट कंसिडर्ड अ फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ पास्ट इनपुट वैल्यू। मतलब ये जो है अपने कुछ पास्ट इनपुट वैल्यू को कंसिडर करता है और साथ ही अपने करंट इनपुट वैल्यू को कंसिडर करके आउटपुट पे एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करके देता है, जो किसके बराबर होता है, सम ऑफ ये सारे इनपुट्स वैल्यू, ठीक है, मतलब करंट इनपुट और प्लस सारे पास्ट इनपुट वैल्यू को कंसिडर करके हमारा क्या बनता है, आउटपुट रिस्पॉन्स, ठीक है, आउटपुट सिग्नल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट रिस्पॉन्स। तो जो हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स है वो इनपुट के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, ठीक है। तो एफआईआर फिल्टर ऑफर फ्लेक्सिबल डिजाइन ऑप्शन, अभी मैंने बताया इसमें कोई फीडबैक लूप वगैरह नहीं होता, तो ये एक फ्लेक्सिबल डिजाइन ऑफर करता है, साथ ही यह हमें एक लीनियर रिस्पॉन्स अपने आउटपुट में प्रोवाइड करके देता है। अब हम इसका देखते हैं डायरेक्ट रियलाइजेशन, मतलब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ओके, कि हमारा सिस्टम कैसा होता है, कैसे बिहेव करता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो समझो हमने बताया था जो हमारा करंट आउटपुट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे करंट इनपुट पे प्लस अपने सारे पास्ट इनपुट वैल्यू पे, ठीक है, वाई एन माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स एन जो हमारा क्या है करंट इनपुट और एन माइनस वन हमारा क्या हो गया, हमारा पास्ट इनपुट वैल्यू, ये हमारे क्या हो गए पास्ट इनपुट वैल्यू, एन माइनस टू एन माइनस थ्री सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, के तक जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम अपने फिल्टर का ऑर्डर क्या ले रहे हैं, के का वैल्यू क्या बताएगा कि हमारा फिल्टर का ऑर्डर क्या है, और के का क्या होगा हाईएस्ट पावर, के की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो बताएगी हमारे फिल्टर का ऑर्डर क्या है, ओके। तो हम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वाई एन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एन माइनस के का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, मैंने बताया था ना, क्योंकि हमें इनपुट वैल्यू में क्या चाहिए, हमें करेंट इनपुट वैल्यू भी चाहिए, साथ में हमें पास्ट इनपुट वैल्यू भी चाहिए। तो अगर के का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो हमारा वो करेंट इनपुट वैल्यू हो गया, और हमें पास्ट इनपुट वैल्यू चाहिए, इसलिए के का वैल्यू हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन तक। अब ये एन माइनस वन क्या है, नहीं समझ आया, आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्या आएगा, कोफिशिएंट्स आएगा, ठीक है, जिसको हमने क्या डिफाइन किया, ए के से। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगा कोई भी जो ये बताएगा कि हमारे फिल्टर का बिहेवियर क्या है हर एक स्टेप पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या है ये एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या बताता है कि हमारा क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, फिल्टर मतलब ऑर्डर ऑफ फिल्टर हमारा क्या होगा। तो अगर आपको मतलब थ्री ऑर्डर फिल्टर अगर आपको डिजाइन करना है, थ्री ऑर्डर फिल्टर, तो आप उसको क्या लिखोगे, ए जीरो, ठीक है। तो इसके जो थ्री ऑर्डर फिल्टर है मतलब इसके जो कॉफिशिएंट्स होंगे क्या होंगे, थ्री होंगे, और हमारा के का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो के का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, जीरो वन और टू, के का वैल्यू क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है जो तो इस वजह से जो हमारा थ्री ऑर्डर फिल्टर होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, टू तक जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ए जीरो इंटू एक्स एन माइनस जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू
इंटू एक्स एन माइनस 2। ये हमारा होगा ऑर्डर ऑफ फिल्टर, ठीक है, जिसमें n माइनस 0 हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है करंट इनपुट, ठीक है। इस वजह से मैंने बताया कि अगर आपको 3 ऑर्डर फिल्टर अगर आपको चाहिए डिजाइन करना है, तो आपका जो कॉफिशिएंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, आपका जो वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इस वजह से आपको यहाँ पर जो फिल्टर का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए आपको n-1 का वैल्यू लेना होगा। अगर आप 3 ऑर्डर फिल्टर डिजाइन कर रहे हो तो आपका जो k का इक्वेशन, जो आपका डिफरेंस इक्वेशन होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और उसकी कॉफिशिएंट वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। तो ये मैंने बता दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका जेड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। क्योंकि ये हमारा किस में है, टाइम डोमेन में है, तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो वाई एन क्या हो जाएगा हमारा, वाई जेड इज इक्वल टू समीशन वैसे ही होगा, के इज इक्वल टू 0 से n-1 तक जाएगा। ए के हमारा कॉफिशिएंट हो गया, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। और x n-k को क्या लिखते थे जेड ट्रांसफॉर्म में, जेड टू द पावर k माइनस के। तो हमारा क्या, और एक्स एन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स जेड, क्योंकि हमारा एक इनपुट वैल्यू भी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक्स जेड इंटू जेड टू द पावर माइनस के, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। हमें निकालना क्या है, एच जेड, जो किसके बराबर होता है, वाई जेड बाय एक्स जेड। हमारे पास यहाँ वाई जेड है, हमारे पास एक्स जेड है, और हम आराम से हम अपना एच जेड निकाल सकते हैं। तो वाई जेड बाय एक्स जेड किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स जेड हमने इधर भेज दिया, तो हमारा जो ये इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समीशन के इक्वल टू 0 से n-1 ए के हमारा कॉफिशिएंट इनटू जेड टू द पावर माइनस के, क्योंकि हमने एक्स जेड इधर भेज दिया। और यही हमारा क्या है, एच जेड, क्या है हमारा एच जेड। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, यही क्वेश्चन इक्वेशन यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ये जो है ना के, इसको ये मत समझना ये फंक्शन है, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट है, इसको ऐसे लिखा गया है, ये टाइपो है, टाइपो मिस्टेक है। तो इस वजह से ये हमारा कॉफिशिएंट है जो इस फॉर्म में लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में के को लिखा जाता है, ठीक है। तो यही वैल्यू हमारा क्या है, आपका एच जेड है, ठीक है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एच जेड, वाई जेड बाय एक्स जेड हमारा क्या हो गया, एच, यहाँ पर एच के होगा इंटू जेड टू द पावर के। यह मतलब यहाँ पर क्योंकि के का वैल्यू एन लिया गया है, इस वजह से यहाँ पर दिया गया। आप लोग के से समझो, ज्यादा आसान रहेगा। अलग अलग इक्वेशन देख लोगे तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो इसको समझो। और यहाँ पर जो एच के है, मतलब हमारा क्या है, कॉफिशिएंट, इसको ए के मानो, बी के मानो, सी के मानो, एच के मानो, जो मानना है मानो, ये सिर्फ एक क्या है, कॉफिशिएंट है। मैंने यहाँ पर इसको ए के कंसिडर किया है, तो आप लोग भी वही मानना, एच के मत मानना, आप लोग कंफ्यूज जाओगे। ओके, तो ये रहा हमारा ट्रांसफर फंक्शन किसका, तो हमारा एफआईआर फिल्टर सिस्टम का। तो अब आप लोगों को चीजें समझ आई हो, आई होप मैंने बहुत कोशिश किया है वीडियो को आप लोगों को अच्छे से समझाने का। कुछ इसमें ऐसे टर्म्स है जो थोड़ा सा सिलेबस को क्या बना देगी, अगर आप लोग नहीं समझोगे अच्छे से तो टफ बना देगी। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से क्लियर किया जाए। थोड़ा वीडियो लंबा ही होगा, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं कि आप लोग अच्छे से समझ सको, सारे टेक्निकलिटी को अच्छे से आप लोग समझ पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, कैस्केड, पैरेलल, जो भी आईआईआर रियलाइजेशन है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आईआईआर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईआईआर वर्सेस एफआईआर के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो इस वजह से उसको मैं अगले वीडियो में कंसिडर करूंगी। तो अगर आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।